Hello students. Today we are discussing about the limitation of Bohr model. Students, you can learn this topic regarding the Bohr model of atom from my previous lecture. Now next is your limitation of Bohr model. Now Bohr model जो हाइड्रोजन एटम के लिए सजेस्टेड किया गया था वो नो डाउट एक इम्प्रूवमेंट था रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर. क्लियर. एज इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसने हमें स्टेबिलिटी बताई एटम की, स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए भी एक्सप्लेन किया. तो येट ऑफ दिस देयर इज अ वेरी सो मेनी लिमिटेशन ऑफ दिस बोहर मॉडल. नाउ फर्स्ट लिमिटेशन इज इट फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स. एक तो वो फाइनर डिटेल्स मीन्स ड्यूप्लेट्स. मीन्स अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एटम के पास only one electron है, and if you give the energy to the hydrogen atom, this electron jump from higher to lower or lower to higher. That means you will get the one line but you get the duplets, means two finer lines. But Bohr model doesn't explain about this lines. Now this model is also unable to explain the spectrum of the atoms other than the hydrogen. बोहर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को तो बता पाता है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता. लाइक हीलियम. हीलियम इज जस्ट ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन बट डजंट एक्सप्लेन द हीलियम एटम ऑल्सो. एंड इट डजंट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स when in the presence of magnetic as well as electric effect, electric field. now अब बोहर मॉडल ये भी नहीं बता पाता अगर हम जो लाइन स्पेक्ट्रा पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, जिसको क्या बोल दिया, जीमन इफेक्ट. और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, जिसको क्या बोला, स्टार्क इफेक्ट. इवन ही कुडंट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय द केमिकल बॉन्ड. एक और उसने क्या नहीं बता पाया बच्चों कि हाउ द एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. दैट डजंट एक्सप्लेन रिगार्डिंग अबाउट द केमिकल बॉन्ड. नाउ अब हमें एक ऐसे मॉडल की नीड होने लग गई थी जो बेटर हो किससे, बोहर मॉडल के से, और एक जो नेक्स्ट डिस्कवरीज को जो इसके बाद बोहर मॉडल के बाद हुई थी उस चीज़ को भी उस मॉडल में एक्सप्लेन कर सके. तो नेक्स्ट बोहर मॉडल के बाद नेक्स्ट अब जो मॉडल आने वाला था, नाउ दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले जो डिस्कवरीज हुई थी, तो फर्स्ट इज़ द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर. अब मैटर को ड्यूअल बिहेवियर मानने लग गए थे कि उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है. मैटर का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है. और दूसरा क्या डिस्कवरी थी, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो नाउ फर्स्ट इज द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर दैट इज सजेस्टेड बाय द डी ब्रॉगली. तो 1924 में अब मैटर का जो प्रपोज किया गया था आइडिया, अब वो कहने लग गए थे जैसे रेडिएशन का वेव पार्टिकल दोनों नेचर होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. जैसे वेव्स की मोमेंटम होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ऐसे लाइट की भी, वैसे इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या होती है, मोमेंटम होती है और क्या होती है, वेव लेंथ होती है. क्लियर. तो डी ब्रॉगली से फ्रॉम दिस एनालॉगी, इस एनालॉगी से अब हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करने लग गए थे बाय द डी ब्रॉगलीज relationship, and that relationship is equal to lambda is equal to h over mv, where h is the Planck's constant, mv where the m mass of the electron and of the particle, and the v is the velocity of the particle, p is the momentum of the particle. ना डी ब्रॉगलीज प्रिडिक्शन जो कंफर्म थी वो एक्सपेरिमेंटली थी, और उसने ये देखा द इलेक्ट्रॉन बिम जो है वो डिफ्रैक्शन शो करती है एंड द फिनोमिना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव. तो एक जो पर्टिकुलर जो एक फिनोमिना है डिफ्रैक्शन का, जो सिर्फ कौन शो करती हैं, वेव्स, वो इलेक्ट्रॉन भी शो करती हैं. दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और इसी एक फैक्ट को कि वो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करती है, इस एक फैक्ट से जो डिस्कवरीज की गई वो किसके बनाने में यूज़ हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो कि वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है और जिसकी रिजोल्यूशन जो मैग्निफिकेशन है वो 15 मिलियंस टाइम्स ज़्यादा होती है किसी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से. Now it needs to note it that according to the de Broglie's, every object in motion has a wave character. वो कहता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका वेव करेक्टर होता ही होता है, एंड द वेवलेंथ जो उसके साथ एसोसिएट करेगी. बट क्योंकि हम डेली रूटीन में वो कहते हैं कि हम बहुत बिग साइज़ के जो है पार्टिकल्स के साथ जो है वो कोरिलेट करते हैं,
तो जिसलिए उनकी जो मास इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वेवलेंथ क्या हो जाती है, बहुत कम। तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हैव सो शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, एंड दे दैट्स वाई वी कांट आइडेंटिफाई देयर वेव्स प्रॉपर्टी, वी कांट बी डिटेक्टेड। क्लियर? तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि जो वेवलेंथ एसोसिएट करेगी इलेक्ट्रॉन्स के साथ और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ जो एसोसिएट करेगी, सब जो स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि उनका मास बहुत कम है, सो उनकी वेवलेंथ को हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं। Now there is one problem regarding with the de Broglie's wavelength. Now there is a question is this: what will be the wavelength of a ball? um, एक बॉल की आपको क्या कैलकुलेट करनी है बच्चे? वेवलेंथ, ठीक है, जिसका मास कितना है 0.1 kg का और उसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड की. बट वी हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, दैट लैम्डा इज इक्वल टू h over mv, where h, that is the Planck's constant, and it will be the 6.626 10 to the power minus 34 joule second, and lambda, and that will be comes to be जो lambda that will be calculated by the h over mv, where h 6.626 10 to the power minus 34, mass 0.1 kg into 10. When you solving this, you will get the answer, that will be the 6.626 into 10 to the power minus 34. Now if you see this, see the wavelength, that will be the 10 to the power minus 34. अब एक जो मास था 0.1 kg का, ठीक है, 0.1 kg की बॉल थी और उस बॉल पे भी जो वेवलेंथ थी वो देखो कितनी कम आई है, कितनी कम आई है, डेट इज 10 to the power minus 34, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड. Clear? Now here the one more question is this: mass of the electron is 9.1 10 to the power minus 31 kg, and the kinetic energy of the electron is 3 into 10 to the power minus 25 joule. Now अब आपको क्या निकालना है? Wavelength. Now if we know the de Broglie's wavelength, that's it, lambda is equal to m h over mv, but we doesn't have the speed because we have the h, we have mass, but we don't have v, but we have to calculate the v, and there is a one relationship, that is the kinetic energy. Now kinetic energy formula is half mv square, where kinetic energy 3 into 10 to the power minus 25. So mass of the electron you have, you can easily calculate the velocity. Now putting this value of this velocity on this formula, that will be the lambda is equal to h over mv, you will get the answer, and the answer is 8967 10 to the power minus 10 meter, or 896.7 nanometer. Now there is a one more question, that calculate the mass of the photon. अब आपको क्या निकालना है बेटा? मास निकालना है फोटोन का, और वेवलेंथ आपको दे रखी है. नाउ अगेन वी हैव द फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ h, you have the value of v. Now you have to calculate the mass. So mass is equal to h over m lambda. Clear? So we can easily calculate this. Now there is a one more principle, that is called the Heisenberg uncertainty principle. क्लियर? ना अब ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? जैसे डी ब्रोगलिस कहते हैं ना कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर वेव लाइक नेचर भी होता है, ऐसे ही सेम ये कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मान लिया जाता है तो अब हम एक इलेक्ट्रॉन की या एक पार्टिकल्स की दो चीज़, और वो दो चीज़ें क्या हैं बच्चे? मोमेंटम एंड पोजीशन, या फिर वेलोसिटी and position. We can't calculate this momentum or the position or the velocity of an electron simultaneously. Heisenberg क्या कहते हैं? हम किसी भी पार्टिकल की उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, या उसकी पोजीशन या उसका मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. Now there is a mathematical expression that del x multiplied by del p is greater than or equal to h over 4 pi. Now there is the mathematical expression in terms of momentum, and you can write it in terms of velocity, del x into del v greater or equal to h over 4 pi m. Now where the del x क्या है आपकी? uncertain in the position,
Del P uncertainty in the momentum, del V uncertainty in the velocity. Now अगर पोजीशन कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल. तो अनसर्टिनिटी किसके अंदर आएगी, वेलोसिटी के लिए अंदर. और इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, अनसर्टिनिटी किसके अंदर आएगी, पोजीशन के अंदर. तो देयर विल बी द एरर इन द पोजीशन. तो एक चीज़, अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो तो पोजीशन की वैल्यूज़ में एरर आएगी. पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहते हो तो मोमेंटम या फिर वेलोसिटी की वैल्यूज़ में एरर आएगा ही आएगा. सो हम दो चीज़ें एक साथ नहीं निकाल सकते. तो ये कहना चाहते हैं ऐसे कैसे कि भाई हम दो चीज़ें एक साथ क्यों नहीं निकालना चाहते. तो वो कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी द बेस्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. अब वो क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं. सपोज बच्चों आपको क्या दिया गया है, एक शीट ऑफ पेपर दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थिकनेस. और आपको एक स्केल दिया गया है बट स्केल पर रीडिंग्स नहीं है, स्केल्स पर आपकी रीडिंग्स नहीं है. तो हाउ कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ दैट पेपर. जब एक स्केल आपने यूज़ किया है उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए और आपके पास उस स्केल्स पर रीडिंग ही नहीं है, तो हाउ कैन यू मेजर दिस द मीनिंगलेस ना, इनएक्यूरेट है. तो ऐसे ही सेम वो क्या कहना चाहता है कि यू शुड यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट. आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो आपको यूनिट्स में, चाहे वो स्मॉलर यूनिट्स हों, आपको उस पेपर की लेंथ बता सके. तो सेम इसी कंडीशन में कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो एक ऐसा मीटर स्टिक तो दो ना जिससे हम उसकी पोजीशन निकाल सकें. अब चाहे वो स्मॉलर यूनिट में ही हो. देन द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन माइंड दैट द इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज द पॉइंट चार्ज. अब कैसे निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के, इलेक्ट्रॉन क्या एक पॉइंट चार्ज है, डैट मीन डायमेंशनलेस है. टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इल्यूमिनेट इट विद लाइट. अगर उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्वेशन भी देखनी है ना, स्टडी करना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट तो दिखानी पड़ेगी ना बच्चे. क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमें देखनी है तो पहले उस चीज़ पर क्या आनी चाहिए, लाइट. लाइट उस ऑब्जेक्ट पर डलेगी तो रिफ्लेक्शन होगी. रिफ्लेक्शन होगी तो आपके आइज़ पर आएगी. आपकी आइज़ पे आएगी तो रिफ्रैक्शन होगी और उसके बाद आप देख पाओगे. तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को देखना है तो वही सेम फिनोमेना, उसके ऊपर लाइट तो डालो. लाइट डालेंगे, प्रॉब्लम इज दिस, लाइट डालते ही उस लाइट का फोर्स उसके ऊपर इतना लग जाता है कि वो हिल ही जाता है, अपनी पोजीशन से हिल जाता है. अब प्रॉब्लम इज जब वो अपनी पोजीशन से हिल रहा है बार 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 बार, तो फिर हम उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करें. और अगर हम एक बार ये सोच ले पोजीशन निकालनी है तो एक ही मिनट में वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है. तो सेम एयर सिचुएशन, वी कैन नॉट मेजर द मोमेंटम और द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. क्लियर. नाउ अब यहाँ से ये जो है रूल आउट हो गया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन पर लाइट आते ही अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हाउ द फिक्स्ड पाथ और द ऑर्बिट दैट इज गिवन बाय द बोहर कैन बी एक्सप्लेन्ड. वो तो रूल आउट कर गया. फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पर है ही नहीं. नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस. क्या है कि सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या था, जो बोहर ऑर्बिट्स दी हुई थी, बोहर के डेफिनेट पाथ थे, वो क्या हो गए थे, इलेक्ट्रॉन्स के रूल आउट हो चुके थे. वो पाथ ही क्या हो गए थे, अब ख़त्म हो चुके थे. और ट्रिजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस पाथ से वो मूव कर रही है, इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट्स. आप वेरियस मोमेंट्स पे जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करते हो तो इफ़ वी नो वेयर ए बॉडी इज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड इफ़ वी ऑल्सो नो इट्स वेलोसिटी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैट इंस्टेंट, वी कैन टेल वेयर द बॉडी वुड बी सम टाइम और लेटर. अगर हमें ये पता हो बॉडी एक इंस्टेंट पॉइंट पर कहाँ है, या हमें क्या पता उसकी वेलोसिटी और हमें उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो हम बता सकते हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे वो बॉडी कहाँ पर आपको मिलेगी. देयरफॉर कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रेजेक्टरी. तो यहाँ से हमें पता करने लगे बच्चे कि जो एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है ना और उसकी वेलोसिटी, वो ही उसके पाथ को फिक्स करती है. सिंस फॉर ए सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट सच एज इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि भाई वो पॉसिबल है ही नहीं कि भाई हम कैसे, मतलब कह रहे एक ऑब्जेक्ट की ट्रजेक्टरी, मतलब किस पाथ पे मूव करेगी, वो उसकी फोर्स, उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन डिसाइड करती है. बट इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही लाइट आई वो तो अपनी पोजीशन से हिलता जा रहा है. सो इसलिए हम निकाल ही नहीं सकते क्या, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ एन डिग्री ऑफ प्रिसीजन. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट द ट्रजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स.
Now here the effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for the microscopic object. ये किसके लिए applicable है? Only microscopic object के लिए applicable. If uncertainty principle is applied to an object of mass, say about milligram, that means 10 to the power minus 6 kg, then putting this value in this formula, that is del v dot del x is equal to h over 4 pi m. Now h value 6.626, 10 to the power minus 34, 4 pi value 3.14, mass 10 to the power minus 6 kg. Now while solving this, you will get the 10 to the power minus 28. Now this is the both velocity and the that position. Now the values you see this 10 to the power minus 28, that how much this very small value, and this can be negligible. So the value of the del v and del x obtained is extremely very small. तो उसके कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है. तो therefore one may say that dealing with the milligram size, जब हम एक मिलीग्राम साइज्ड ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम ये कर रहे हैं, देन एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंसेस. तो हम जो रियल लाइफ में जो चीज़ों के साथ जो गो थ्रू होते हैं, उनके साथ वेवलेंथ को निकालना जो है इनसिग्निफिकेंट रह जाएगा. लेकिन अगर इसी चीज़ को किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, so see this, if you want to take the electron, del v dot del x is equal to h over 4 pi m, where h value is 6.626, 10 to the power minus 34 joule second, 4 pi value 3.14, and mass of the electron is 9.11, 10 to the power minus 31. And see this answer, if you this check it, that is 10 to the power minus 34. How the value is so much larger than a object of 10 to the power minus 6 kg, है ना. सो ये तो सिग्निफिकेंट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. तो देयरफॉर मीन्स दैट वन ट्राइज टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. से अगर मुझे एग्जैक्ट क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है, लोकेशन निकालनी है इलेक्ट्रॉन की. अगर मैं कहूँ कि अनसर्टेनिटी ओनली इज 10 टू द पावर माइनस 4, देन वेलोसिटी क्या होएगी, 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 8, एंड इट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड. अगर आपको पोजीशन दी गई है तो हमारा क्या आंसर निकल जाएगा, 10 टू द पावर 4. सो लार्ज इज, मतलब द वैल्यूज इज सो लार्ज, है ना. तो ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग बोहर ऑर्बिट्स, तो अभी वैल्यूज़ ने जो बोहर ऑर्बिट का कंसेप्ट था वो बिल्कुल ही फेल हो गया था, नॉट गुड होल्ड. नाउ देयरफॉर मीन्स दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट्स of the position momentum electron have to be replaced by the statements of probability. तो अब जो ये स्टेटमेंट्स थी कि पोजीशन मोमेंटम की प्रिसाइज कि हम निकाल सकते हैं पोजीशन मोमेंटम, तो अब वो किस पे चली गई थी, प्रोबेबिलिटी पे चली गई थी. भाई शंका है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, की जो प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को हमें पोजीशन या फिर मोमेंटम होगा. That this is what happened in the quantum mechanical model. Now see this question that is regarding with the Heisenberg uncertainty principle. A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom. ठीक है, एक माइक्रोस्कोप है, एक फोटोन को लोकेट कर रहा है और इन एन एटम के अंदर, और डिस्टेंस कितनी है, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग की. मीन्स आपको डिस्टेंस दी हुई है 0.1 की. तो अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी. नाउ योर फॉर्मूला इज डेल एक्स डेल पी ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, और यू हैव टू कैलकुलेट द डेल वी. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी तो ये हो जाएगा डेल वी, यहाँ पे आ जाएगा मास. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ एच, वैल्यू ऑफ 4, वैल्यू ऑफ 5 पाई, एंड द मास. एंड द मास जो है यू हैव टू you have the distance is that is 0.1 Armstrong. Now क्योंकि because of this electron, so mass of the electron is 9.1 10 to the power minus 31 kg, and you will get the answer. See this, how much larger value, the del v 5.79 10 to the power 6. Now again there is a one more question. A golf ball जिसका मास ही देखो 40 ग्राम का है, स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड की है, और उसके अंदर स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या है, 2% की है. तो आपको पोजीशन निकालना है. तो फर्स्टली यू हैव द फॉर्मूला
दैट विल बी डेल एक्स, क्योंकि आपको पोजीशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर यू हैव पाई 3.14, ठीक है, मास 40 दैट इज 40 ग्राम यानी 40/1000 kg. Clear? But you position you have to calculate, but somewhere in this the speed is 45 meter per second with the accuracy, means 45 meter per second with 2% accuracy है, तो you have to calculate 45 multiply by 2 into 100, that is comes out to be 0.9. So you have to use 0.9 meter per second and you will get the answer 1.46 into 10 to the power minus 33, because how much small value is this? That means there is a negligible value for this 40 gram. Now next question is reason for the failure of the Bohr models. अब ये बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ बच्चे? वन कैन नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द, अब हम समझ सकते हैं बोहर मॉडल फेल कैसे हुआ. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, मूविंग इन द वेल डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, क्योंकि उसने कहा था एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे चक्कर काट रहा है. तो द वेव करेक्टर जो अब इलेक्ट्रॉन की इज नॉट कंसीडर, उसने वेव करेक्टर तो कंसीडर किया ही नहीं था. ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ, ऑर्बिट को उसने कहते हैं बिल्कुल डेफिनेट पाथ है और इसी में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा. एंड दिस पाथ कैन कम्प्लीटली बी डिफाइंड, और ये पाथ कम्प्लीटली है, ये इसको आप डिफाइन कर सकते हो ओनली तब जब पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम. अगर हमें एक टाइम में पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों पता है ना, तो ही हम उस पाथ को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पाथ, क्योंकि हम दोनों निकाल ही नहीं सकते. Now Heisenberg uncertainty principle. Now बोहर मॉडल अब क्या कहने लगा, therefore not only ignore dual behavior, कि बोहर मॉडल ने dual behavior of matter को इग्नोर ही नहीं किया, but also contradict Heisenberg principle. Clear? So here in this view these inherent weakness in the Bohr model, कि एक तो उसने ड्यूअल बिहेवियर नहीं लिया, ठीक है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं किया गया, तो देयर इज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग द बोहर मॉडल ऑफ अदर एटम, कि भाई अब ये पॉइंट ही नहीं रहा कि बोहर मॉडल को आगे रखा जाए. तो इनफैक्ट एन इनसाइड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नीडेड विच कुड अकाउंट फॉर द वेव पार्टिकल. अब हमें एक ऐसे एटम के स्ट्रक्चर की या फिर मॉडल की नीड हो गई थी जो अब उस मॉडल में वेव पार्टिकल्स को, ड्युअलिटी को, मैटर के दोनों बिहेवियर को एक्सप्लेन करे. और अब जो आने लग गया था वो क्या आ गया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. नाउ दिस क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. भाई जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो न्यूटन्स के लॉ पर बेस्ड थी, ठीक है, जो सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन कर रहा था कि सारे मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टोन नीचे डल रहा है और प्लैनेट ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, विच हैव एसेंशियली ए पार्टिकल लाइक बिहेवियर, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर होना ही होना चाहिए. हाउएवर इट फेल्स व्हेन अप्लाइड टू माइक्रो, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ये क्लासिकल मैकेनिक्स को लेते हो तो वो बिल्कुल फेल हो चुका था, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स. तो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ने ड्यूअल बिहेवियर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल्स को. अब हमें ऐसी मैकेनिक्स चाहिए थी, ऐसी साइंस चाहिए थी जो ड्यूअल बिहेवियर को पढ़े मैटर के, मीन्स मैटर के पार्टिकल नेचर को भी और मैटर के वेव नेचर को भी. और उस मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्वांटम मैकेनिक्स. क्लियर? उस जो प्योरली बेस्ड ऑन है this Schrödinger wave equation or Heisenberg uncertainty principle based on these concept. Now the quantum mechanics is the theoretical science that deal with the study of the motion of the microscopic objects that have both observable wave-like and the particle-like properties. तो जो क्वांटम मैकेनिक्स थी जो किसको डील करती है, ड्यूअल बिहेवियर को, मीन्स पार्टिकल को भी और वेव को भी. इट स्पेसिफाइज द लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? वो क्या स्पेसिफाई कर रही थी, लॉज ऑफ मोशन. दीज ऑब्जेक्ट्स ओबे व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, या फिर मतलब फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इनसिग्निफिकेंट. तो क्वांटम मैकेनिक्स अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे लगाते हो और उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज पे, वेव लाइक पे, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गया था. तो रिजल्ट आर द सेम एज दोज, जो रिजल्ट बिल्कुल सेम थी जो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आए थे. तो जो क्वांटम मैकेनिक्स था वो किसने बेटा डेवलप की थी, दैट इज वर्नर हिजेनबर्ग, जो भी आपने पढ़ा, दैट इज द हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और किसने डिस्कवर की थी, एडविन श्रोडिंजर.
और किसने डिस्कवर करी थी? एरविन श्रोडिंजर. हाउएवर वी शैल बी डिस्कसिंग द क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेव मोशन. हम यहाँ पे सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे बच्चे? वो क्वांटम मैकेनिक्स की जो वेव प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है. एंड द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द क्वांटम, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इट वन हिम द नोबेल प्राइज. और उसने फिजिक्स में इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज भी विन किया था. दिस इक्वेशन विच इनकॉर्पोरेट द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ द मैटर. और वो जो इक्वेशन आई थी जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी? जो ड्युअलिटी पर बेस्ड थी मैटर की. और हमें सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है इससे फॉर हायर मैथमेटिक्स से नीडेड टू सॉल्व इट. यू विल learn its solution for different system in the higher classes. Now for a system such as an atom or a molecule whose energy does not change with time, the Schrodinger equation is written as. किसी भी सिस्टम में जिसका एटम और मॉलिक्यूल जो अपनी एनर्जी को टाइम के हिसाब से नहीं चेंज करता, ठीक है, उस पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी जाती थी वो कैसी थी? हैमिल्टोनियल. दिस इज द एच कैप, दैट इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर बच्चे. हैमिल्टोनियल साई इज इक्वल टू ई साई, where Hamiltonian H cap is the mathematical operator that is called the Hamiltonian, and the Schrodinger gives a recipe of constructing this operator from the expression of the total energy of the system. ये इसने क्यों निकाली थी? ताकि सिस्टम की क्या निकाल सके? टोटल एनर्जी. और टोटल एनर्जी की सिस्टम जो होगी वो किसके अकाउंट में होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब टोटल एनर्जी किसके लिए थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई, अट्रैक्टिव पोटेंशियल between the electron and nuclei and the repulsive potential energy among the electron. क्या कहना चाहता है? टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है. पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन जब लास्ट लेवल स्टेट पर मूव कर रहा है, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. न्यूक्लियस के बीच की रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन. तो ऑल दीज एनर्जीज कंसिडर्ड. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू, अब जब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं, यू विल गेट टू वैल्यूज ई एंड साई. नाउ हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन. व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सोल्व्ड फॉर द हाइड्रोजन एटम, सॉल्यूशन आपको पॉसिबल एनर्जी लेवल देगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा वेव द करस्पॉन्डिंग. मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो एक पॉसिबल एनर्जी लेवल पे मूव करेगा तो उसकी एक वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? वेव फंक्शन साई. एंड द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद दिस एनर्जी लेवल or these quantized energy states and a corresponding wave function which are characterized by the set of quantum number. आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक क्वांटम नंबर से मिल सकते हो. उस इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो वो कौन सा होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, जो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होगी इन द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन. नाउ व्हेन इज एन इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी स्टेट, द वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन. अगर किसी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उस इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर. तो द वेव फंक्शन इज द मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग. और अब इसको क्या नाम दे दिया था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ना ऑर्बिटल मीन्स अब आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर नहीं काटेगा, लेकिन क्या होगा? एक एरिया है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है. सच वेव फंक्शन pertaining to one electron species are called one electron system and the probability of the finding the electron at a point. किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहते हो वो किससे मिलेगी आपको? साई स्क्वेयर, बिकॉज साई इज द वेव फंक्शन. साई इज जस्ट लाइक द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. So the quantum mechanics result of hydrogen atom successfully predict all aspects of hydrogen atom, including some phenomena that is couldn't be explained by the Bohr model. So okay student, I hope that you understand the limitation of the Bohr model and the Schrodinger wave equation. Okay, bye bye.